नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास गोस्वामी और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी प्रवीण सिंह, हमारे दूसरे सहयोगी शशि भूषण तिवारी जी और विधि के छात्र तीसरा सेमेस्टर यशस्वी यशवंत जी। टाइटल इनका यादव है, लगाते नहीं हैं। मुद्दा है आज का ओटीटी को, जैसा कि अभी कल से ये खबर ट्रेंड हो रही है सोशल मीडिया पर और तमाम जगहों पर कि जो ओटीटी है और जो सोशल मीडिया, ओटीटी का मतलब पहले आपको बता देते हैं, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे जहां पे वेब सीरीज़ वगैरह और तमाम चीज़ें, जैसे कि आप MX प्लेयर देखते हैं, आप नेटफ्लिक्स देखते हैं, आप अमेज़ॉन पे बहुत सारी वेब सीरीज़ और वीडियोज़ और फिल्में देखते हैं, ये सब कुछ यूट्यूब, ये सब कुछ ओटीटी के अंतर्गत आता है। तो ओटीटी अब सरकार का इसमें हस्तक्षेप होगा और किस तरह का हस्तक्षेप होगा, इन तमाम मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे। मेरे साथ, मैंने आपको अभी बताया, मेरे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे हम और जानने की कोशिश करते हैं कि ये तमाम चीज़ें, इनका जो आने वाला परिणाम है, दूरगामी परिणाम, अच्छा होगा बुरा होगा, एक अंदाजे के तौर पर इस पर चर्चा होगी। प्रवीण भाई, जो पहला सवाल उठ के आ रहा है, कल से ही ये कवायद चल रही है सोशल मीडिया पर और तमाम लोग आपस में भी बातचीत करते नज़र आ रहे हैं। यूट्यूबर्स थे जो कि न्यूज़ चैनल चला रहे थे यूट्यूब पे या फिर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उससे दिक्कत पैदा होगी। अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उस पर अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की चीज़ें हैं क्या? पहले ये है क्या, समझाइए दर्शकों को। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा अभी कल से जो ट्रेंड आया है, सरकार ने इस पे अपनी जो बात रखी है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले सोशल मीडिया, चाहे जो भी हमारे ओटीटी के तहत है, नेटफ्लिक्स हुए, अमेजन प्राइम हुआ, इस तरह की चीज़ें जो आई हैं, उस पर था नियंत्रण था सरकार का। हम ये नहीं कह सकते कि नियंत्रण नहीं था, सरकार का था, लेकिन वो सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत था, IT एक्ट के तहत उस पर कार्रवाइयाँ होती थी, लेकिन वो उस तरह की प्रभाव हम लोग नहीं दे पाते थे। और सरकार का लाने का ये मंशा, ऐसा नहीं कि सरकार इस पे हस्तक्षेप कर रही है या सरकार उस पर किसी तरह का सेंसरशिप लागू करने का प्रयास कर रही है। सरकार का हस्तक्षेप माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार, जिस पे तमाम तरह की याचिकाएं शिकायतकर्ताओं ने लेके वहाँ पे सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय के पास गए, उसी को आधार बनाते हुए सरकार ने भी इसको ज़रूरी समझा, क्योंकि आप देखते होंगे तमाम तरीके के फेक न्यूज़ का ये दौर चल रहा है, जिससे समाज में अस्थिरता का माहौल है। इसके अलावा जो भी हमारे वेब सीरीज़ वगैरह आ रहे हैं उसमें जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि तमाम तरह की ऐसी चीज़ें परोसी जा रही हैं जिसका एक वर्गीकरण नहीं है। कि उसमें क्या है कि आप देखेंगे जो भी संस्थाएं रेगुलेट करती है, हमारे जैसे फिल्मों का हुआ, तो हम एक देखते हैं कि इसको एडल्ट देख सकते हैं, इसको नहीं देख सकते। ये जो बात देता है, ये आपको इसमें सोशल मीडिया वाली भी चीज़ों पे या OTT के तहत जो चीज़ें भी अमेजन प्राइम हुआ, नेटफ्लिक्स हुआ, इसमें ये नहीं है। तो हमको और कंटेंट ऐसे परोसे जा रहे हैं जो एक एडल्ट नहीं देख, जो एडल्ट देख सकता है, जो नहीं है, मतलब 18 वर्ष, क्योंकि जो मोबाइल है वो 14 वर्ष के लड़के के पास भी है आज के डेट में, 18 वर्ष के पास भी है, 40 वर्ष के पास भी है और 70 वर्ष वाले के पास भी है। यही कहना चाहता हूँ, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। तो इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए, और ताकि आने वाली पीढ़ियों पे एक अच्छा प्रभाव पड़े, एक बेहतर समाज का निर्माण हो, और ये हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना भी है। और इसी सभी चीज़ों को देखते हुए, सभी समाज की समस्याओं को देखते हुए सरकार ये कदम उठाने का फैसला कर रही है। और आज माननीय हमारे जो सूचना मंत्री हैं, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और उसके बाद जो सारी चीज़ें आएंगी उस पर फिर हम एक चर्चा की शुरुआत भी करेंगे। अनुच्छेद 77 के तहत ये सारी चीज़ें लाई जा रही हैं, विस्तार से बताइए। देखिए, अनुच्छेद 77 कार्यपालिका, सरकार की जो कार्यपालिका शक्ति का संचालन है वो राष्ट्रपति जी करते हैं और उसके खंड 3 का उपयोग करते हुए अधिसूचना जारी की है। सरकार को ये अधिसूचना क्यों जारी करनी पड़ी? पहला तो सवाल हमारा ये होना चाहिए कि क्यों करनी पड़ी और क्यों सरकार अपने ताकत का उपयोग नहीं दिखा सकती कि जब तक न्यायपालिका कार्यपालिका में हस्तक्षेप ना करे। क्यों सरकार इससे पहले भी चीज़ों को कर सकती थी? ठीक है, हस्तक्षेप के बाद भी सरकार जगी, लेकिन जगना क्यों? लोग कह रहे हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाया जा रहा है। ऐसा नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत आता है। इसका मतलब नहीं है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आता है बोल के, लिख के, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करके, चित्र के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को व्यक्त करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए किसी खास वर्ग को अगर OTT पे फुहड़ता पसंद है या कुछ ऐसी चीज़ें पसंद है, आप OTT पर वो ला रहे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो किसी और व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आहत हो रही है।
कई राज्यों के उच्च न्यायालयों में जनहित याचिका डाली गई, फिर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका डाली गई। इसको मद्देनज़र लेते हुए बोबड़े जी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय पीठ का गठन हुआ और फिर नोटिस जारी किया गया सरकार को कि आप इस पर कोई कानून बनाइए क्योंकि लोगों की मांग है। ये एक पहलू था सरकार को बनाने का, क्योंकि प्रिंट मीडिया को रेगुलेट करने के लिए संस्था है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करने के लिए ये संस्था है। लेकिन OTT जो नेट के माध्यम से जो चीज़ें प्रसारित की जा रही थी, सरकार के पास कोई पुख्ता कानून उसको रेगुलेट करने के लिए नहीं था। ये तो एक पक्ष रहा। दूसरी चीज़ ये है कि हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि OTT पूरी तरह से ख़राब है, क्योंकि OTT में जैसे फिल्मों में हम देख रहे थे, बीच में एक विवाद भी चला भाई भतीजावाद का, तो इसमें ऐसा नहीं है। OTT में हर प्रतिभाओं को मौका मिल रहा है। आप देखते थे कि एक खास परिवार के लोगों को, एक खास वर्ग के लोगों को ही मौका मिलता था, लेकिन OTT के माध्यम से सबको मौका मिल रहा है। हम अचंभित रह जा रहे हैं एक एक प्रतिभा देख के, जो OTT के माध्यम से, नेटफ्लिक्स के माध्यम से, अमेजन प्राइम के माध्यम से, बूट के माध्यम से, यूट्यूब पे भी लोग अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो प्रतिभाएं निकल के आ रही हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण देना चाहता हूं कि पहले रणजी जो खेलता था वहां से चयनकर्ता प्लेयरों को चयन करते थे, लेकिन जब से IPL आया, प्रतिभाएं हमारे सामने पूरी निखर के आ रही हैं। चयनकर्ता परेशान है कि हम किसको टीम में रखें, किसको ना। इतनी प्रतिभाएं आ रही हैं, तो प्रतिभाओं को कहीं ना कहीं मौका मिला है, यहाँ करना चाहिए। अब एक चीज़ ये है कि जब OTT माध्यम पे ये चलन सबसे ज़्यादा इस समय चला जब लॉकडाउन लगा, OTT के माध्यम से जो फिल्में प्रसारित करने लगी। लेकिन इसमें ये होना चाहिए कि भारत संस्कारों का देश है। हमारे यहाँ ठीक है, लोग गालियाँ देते हैं, लेकिन अगर आप फिल्म देख रहे हैं, फिल्म में ऐसी फुहड़ता दिखाई जा रही है, गालियाँ दी जा रही हैं कि आप परिवार के साथ नहीं देख सकते हैं, और ये ओपन हो जा रहा है। तो सरकार अगर यहाँ कोई हस्तक्षेप करेगी, ये तो कहीं से कोई गलती नहीं है, सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन एक समन्वय बैठाना चाहिए। पोर्टल न्यूज़ हुआ, फिर आपके क्या बोलते हैं OTT पे जो प्रसारित होने वाले और भी कार्यक्रम है, तो एक समन्वय होना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोगों की स्वतंत्रता में एक बैलेंस होना चाहिए। अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर स्पष्ट किया जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक तो प्रतिभाओं को मौका मिल रहा है OTT के माध्यम से, पहला पहलू ये हो गया। और एक उसका दूसरा पहलू ये है कि मौका मिल रहा है, लेकिन कई लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। वो लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि जो कंटेंट हम लोग लेके जा रहे हैं OTT पे, OTT प्लेटफॉर्म्स पे, तो वो कंटेंट सब लोग देखेंगे। अब चूँकि एक एडल्ट सीन जो होते हैं वो 18 साल या उससे ऊपर वालों के लिए है, लेकिन ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो फ़ोन जिस फ़ोन में वो सारी चीज़ें, वो कंटेंट आ रहा है, वो 18 साल से कम लड़के भी चला रहे हैं। मैं वही आपको बताना चाहता हूँ, यही सरकार के लिए चिंता का विषय है कि मल्टीमीडिया मोबाइल इतने सस्ते हो गए हैं कि हर पीढ़ी के लड़कों के पास, हर वर्ग के लोगों के पास मोबाइल मौजूद हो गए। देहात तक मोबाइल, नेट की सुविधा हो गई है, मतलब सबके पास मोबाइल हो गया। तो यही चिंता का विषय है। सरकार ये सोच रही है कि जो स्कूल के बच्चे हैं, 14 साल 15 साल से अंडर एज के हैं, वो अगर उनके हाथ तक मोबाइल चला जाएगा और वो ऐसी फुहड़ता को देखेंगे, जो कि आप देखे होंगे, तमाम ऐसी मूवी आई हैं कि आप देख सकते हैं किस तरह गालियाँ थी और उल्टा सीधा सीन, उसी पर लगाम। ऐसा नहीं है कि अभिव्यक्ति की, अब तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप बोल रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ फुहड़ता में बोलें और कोई चुप रहा है, ऐसी बात नहीं। कुछ पक्षों को ये नागवारा गुजर रहा है कि आप ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। आप एक बैलेंस होना चाहिए, कुछ कटिंग होनी चाहिए कि आप जो अभिव्यक्ति कर रहे हैं करिए, लेकिन भारत संस्कारों का देश है, एक संस्कार झलकना चाहिए। बिल्कुल, सेंसर की आवश्यकता कहीं ना कहीं इन तमाम वेब सीरीज़ जो भी आ रही हैं OTT पर, और तमाम फिल्में भी ज़रूरत है। यशवंत, जब विचारधारा की बात आती है और इन तमाम आवाज़ों की बात आती है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की स्वतंत्रता, तो अभी अभी आपने प्रवीण भाई को भी सुना, शशि भाई को भी सुना, और आप एक लॉ के स्टूडेंट हैं, 3रा सेमेस्टर है आपका। 19(1)A किस तरह से प्रभावित होगा? क्या लगता है, प्रभावित होगा या फिर एक फालतू की आवाज़ है ये सोशल मीडिया? देखिए, एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि अभिव्यक्ति की आज़ादी जिस रूप में कुछ लोग कह रहे हैं, उस रूप में प्रभावित नहीं होगी। अभी जैसे प्रवीण भैया ने कहा कि
शशि, माफ़ कीजिएगा, शशि भैया ने कहा कि आप अगर कुछ अश्लील बोल रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम मतलब वो एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक। दूसरी चीज़ ये कि सिनेमा क्या करता है, सिनेमा एक जगह की कहानी को एक ब्रॉड लेवल पर प्रसारित करता है, जिसको पूरा देश देखता है, पूरी दुनिया देखती है, ठीक। तो जब कहीं एक जगह की संस्कृति या घटना या कहानी आप दिखा रहे हैं और उसके कारण कुछ नकारात्मक पक्षों को दिखा रहे हैं आप, ठीक है, कुछ अश्लीलता दिखा रहे हैं, तो होता क्या है हमारे समाज की या मानव प्रवृत्ति एक क्या है आम, कि हम नकारात्मक चीज़ों को जल्दी ग्रहण करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर गाली दिखाया जाएगा या कुछ उटपटांग सीन्स दिखाए जाएंगे तो वो लोग जल्दी ग्रहण करेंगे। खास करके आप एक चीज़ देखिए कि एक डाटा कहती है कि 16 से 30 साल के लोगों में सबसे ज़्यादा OTT को लेकर उत्सुकता है, सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं, ठीक। तो 2 साल घटाना चाहूँगा, 14 से 30 आप कह सकते हैं, 14 से 30 भी कह सकते हैं, बिल्कुल। तो ये जो वर्ग है, और हो सकता है इससे कम के भी देखते हो, क्योंकि हम तो इसको इस रूप में देखते हैं कि ईमेल आईडी, ठीक है, हो सकता है कोई दूसरे की ईमेल आईडी से देख रहा हो, ठीक। तो हर जो प्री मैच्योर जिसको कह सकते हैं, जो मैच्योर नहीं है, वो वर्ग भी इस चीज़ को देख रहा है। अच्छा, ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं, जो सरकारी डाटा आता है वो ईमेल आईडी के हिसाब से आता है, और ईमेल आईडी कई बार, जैसे कि मैंने फ़ोन लिया, मेरा फ़ोन कोई मेरा छोटा भाई यूज कर रहा है, या फिर मान लीजिए कि कोई घर में लड़का यूज कर रहा है और उसी ईमेल आईडी से वो सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन वो डाटा में नहीं है। आगे कंटिन्यू कीजिए। तो वो प्री मैच्योर क्लास जो है वो उस चीज़ को सीख रहा है, और सीखने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ उस चीज़ को अप्लाई कर रहा है अपने डेली लाइफ में। वो क्योंकि वो क्या है ना कि वो रोमांचित करता है, वो चीज़ें जो हैं सिनेमा की, वो आपके लिए आइडियल हो जाती हैं। लड़कों के मतलब आम तौर पे युवाओं के को रिलेट करने लगता है उस चीज़ को, बिल्कुल। तो ये चीज़ जो है समाज को एक गलत दिशा दे रही है, ठीक है। जो आप हिंसा की प्रवृत्ति, अभी जैसे बाहुबली जैसी सिनेमा को दुनिया के कई देशों में 18+ माइनर के लिए नहीं देखने दिया गया, सर्टिफाई नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उसमें हिंसा बहुत ज़्यादा है। तो आप हिंसा तक को नहीं दिखाया जा रहा है, जिसको इंडिया में आमतौर पे कोई प्रतिबंध उस पर नहीं था, ठीक है। तो इस रूप से अगर हम देखते हैं तो ये एक सही कदम होगा। और जहाँ तक बात है, एक चीज़ मैं, चूँकि आपने कहा, मेरा परिचय ही कराया कानून के विद्यार्थी के रूप में, तो जिस 77 की बात हो रही है, अनुच्छेद 77 की संविधान की, तो वो कुछ ज़्यादा नहीं किया है। आप इसको उदाहरण के तौर पे ऐसे समझ सकते हैं कि मेरे ऊपर मेरे पिताजी का निगरानी है, उनका रेगुलेशन है, और फिर क्या किया गया कि मैं जब गोरखपुर आया घर से, तो एक उन्होंने अंडरटेकर बिठा दिया मेरे ऊपर। तो ये IT मंत्रालय के अंतर्गत था, और सूचना प्रसारण मंत्रालय इस पर एक अंडरटेकर के रूप में काम करेगी। और जब तक कोई स्पष्ट गाइडलाइन, कोई एक्ट नहीं आ जाता है, तब तक कुछ कहा नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम लोग वही सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं की बात कर रहे हैं। इसमें एक लाइन और मैं जोड़ूंगा कि कई बार ये होता है कि ये तो वेब सीरीज़ की बात आ गई, लेकिन न्यूज़ पोर्टल और करंट अफेयर भी इसके अंतर्गत आएगा। तो वहाँ से इसको किस तरह से देखते हैं? प्रवीण भाई, पहले आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जैसे न्यूज़ पोर्टल जो चलाते हैं, या जिस तरह के करंट अफेयर्स की सबसे बड़ी बात है, करंट अफेयर्स की चर्चा की गई है, तो इसको लेके एक कन्फ्यूजन है, उसको मैं दूर करना चाहता हूँ। कि देखिए, आप देखेंगे कि इस तरह के एक करंट, जैसे किसी व्यक्ति ने बयान दे दिया, उस बयान को आधार मान के एक फेक न्यूज़ चलाया जाता है, जिससे समाज में एक अस्थिरता का माहौल होता है। उसके अलावा दूसरी चीज़ें क्या है कि अपनी तरफ से एडिट करके या अपनी तरफ से चीज़ों को परोस करके समाज में एक व्यापक अस्थिरता का माहौल क्रिएट करने का, जो समाज के जो असामाजिक तत्व है, जो समाज में नहीं चाहते हैं कि एक शांतिपूर्ण माहौल बना रहा है, तो इन सब चीज़ों पर लगाम लगाने के लिए जो है सरकार इस तरह के नियम को ला रही है। इसके अतिरिक्त रही बात न्यूज़ पोर्टल की, तो ऐसा कहीं नहीं है कि सरकार उस पर रोक लगा रही है कि आप उसको अपने तरह के नहीं संचालित कर सकते। बस सरकार का यही मानना है कि फेक न्यूज़ नहीं आनी चाहिए, और जो न्यूज़ वही आए जिसकी एक प्रामाणिकता हो। और आप भी जानते हैं कि मीडिया की विश्वसनीयता तभी बनी रहेगी जब मीडिया का प्रामाणिक खबर लेके आएगा। और इसीलिए इसमें कहीं से कोई किसी भी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं कि सरकार, और सबसे बड़ी बात है कि अभी सरकार ने उसके लिए कोई नियमन सूची जारी नहीं किया कि हम उस पर कुछ एक्स्ट्रा बोलें या उस पर अपने विचार। हम बस इतना है कि संभावना व्यक्त कर सकते हैं, और बाकी सरकार से भी हमारा आग्रह है, चाहे तमाम लोगों का है, कि सरकार इस तरह से लाए ताकि ये जो प्रतिभाएँ वो प्रभावित ना हो। दोहरे मापदंड थे अभी तक। मुख्य धारा की जो पत्रकारिता होती थी, मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अखबार,
और सोशल मीडिया, तो कहीं ना कहीं ये भी अनबैलेंस कर रहा था चीज़ों को। पॉजिटिव वे में देखा जा सकता है इस डिसीजन को, अगर इन चीज़ों की बात करें तो। अगर सरकार की उसी तरह से निगरानी सोशल मीडिया पे भी अगर आती है, OTT पे भी आती है तो। देखिए, मेरा यही कहना है, जो देश की तोड़ने की बात करे, देश की संप्रभुता, अखंडता और देश को बांटने जैसा कंटेंट परोसे नेट पे, और जहाँ पर कि सरकार की निगरानी नहीं है, तो अगर कोई सरकार कानून ला रही है तो मैं इसके खिलाफ़ नहीं हूँ। सरकार को एक अच्छा कानून लाना चाहिए। और जब भी देश में संकट रहता है, संविधान अभिभावक का काम करता है, मार्गदर्शन का काम करता है। वही संविधान सरकार को भी पावर देता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कितनी कंट्रोल करनी है, और हमें भी ये पावर देता है कि हमको कितना बोलना है। तो ऐसा नहीं है कि हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता का अधिकार मिल गया है तो हम वो सब कुछ करें। भाई, अगर हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो हमको देखना चाहिए ना कि इस हद तक हमारी स्वतंत्रता होगी। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, इनको ये प्रभावित हो रहे हैं, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मेरी नहीं हुई। यही नेटफ्लिक्स मूवियों के बारे में भी है। आप बनाइए, मैंने इसके पॉजिटिव पक्ष आपको गिनाए हैं कि प्रतिभाएं उभर के आ रही हैं। अब बताइए, हम चंद रुपए में पूरे भारत को देख ले रहे हैं, किसी पूर्वांचल के किसी घटना को चंद रुपए में देख ले रहे हैं। भाई, हम कहाँ थाईलैंड जा सकते हैं, लेकिन चंद रुपए में फिल्म पूरी समाहित करके पूरी दुनिया को दिखा दे रही है। इससे खूबसूरत चीज़ क्या है? लेकिन फुहड़ता जो है, इसके खिलाफ़ हैं हम, और फुहड़ता नहीं होनी चाहिए। समाज में हर तरह के वर्ग के लोग हैं। सरकार को इस चीज़ को देखना है, और सरकार को हम चुन कर भेजे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बनाएंगे। और देखिए, नेटफ्लिक्स वगैरह हैं, ये विदेशी कंपनियां हैं, ठीक। और सरकार को अपने देश में कानून के तहत अपनी जनता को क्या दिखाना है। भारत दुनिया के लिए बाज़ार है, लेकिन हमारे यहाँ कानून होना चाहिए कि इन बाज़ार पर हम नियंत्रण लगा सकें। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ, भाई साहब की बात से मैं सहमत भी हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत में ही हो रहा है, और ये तमाम हमारे यूरोप कंट्री में भी है और अन्य भी देशों में है। चाहे आप कहीं भी देखेंगे तो उसका क्या कि सरकार एक निगरानी आवश्यक है। आप कहीं से भी देखेंगे तो निगरानी आवश्यक है, और सरकार उसी पे काम कर रही है। तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह से सेंसरशिप लागू नहीं हो रहा है। बस उसको एक विनियमन के दायरे में लाया जा रहा है, कानून के दायरे में ला के चीज़ों को संचालित करने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, जब अभिव्यक्त की आज़ादी की बात आती है, अभिव्यक्त की स्वतंत्रता की बात आती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात आती है, लोग बार बार अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19(1)(a) को लेकर बातें करते हैं। थोड़ा सा उसके बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए कि कंट्रोल, जैसे कि अभिव्यक्त की आज़ादी है, लेकिन उसमें सरकार का हस्तक्षेप किस तरह से है। मैंने आपको बता दिया कि जैसे मुझे बोलने की स्वतंत्रता है, तो हम परवीन जी को गाली थोड़ा देंगे। गाली देंगे तो इसके लिए कानून है, CRPC IPC की धाराएं हैं। हम भाई, मानहानि का दावा है, तो इसके लिए ये सब सरकार के कंट्रोल हैं। और निजता के अधिकार का उल्लंघन क्या है सर? निजता के अधिकार, मैं क्या पहनूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे रहूँ, कितना सोऊं। सोना भी प्राकृतिक प्रक्रिया है। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि सोना भी व्यक्ति की प्राकृतिक प्रक्रिया है। 2012 केस, मुझे याद नहीं आ रहा, 2012 के केस में एक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सोना भी व्यक्ति की प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो ये निजता के अधिकार में आता है। लेकिन निजता ऐसी ना हो जाए कि आप परिवार में हैं और कुछ ऐसी आपकी निजता है। तो अभिभावक का काम होता है निगरानी का, जैसे कि भाई साहब ने कहा। तो सरकार अगर निगरानी का काम कर रही है, समन्वय बैठा के कि किसी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को चोट ना पहुँचे, जैसे न्यूज़ पोर्टल वाले हुए, चाहे नेटफ्लिक्स वाले हुए, सरकार बस, हमें ये उम्मीद है कि सरकार इतना बेहतर कानून लेके आएगी और कुछ अच्छा करेगी जिससे समन्वय बैठा रहे। और मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ कि जो OTT पे वेब सीरीज आ रहे हैं, उसमें एक थोड़ा पारिवारिकता रहे और फुहड़ता कम। सब मिला के मेन टॉपिक भी यही था। जो भी याचिका पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में, जो लोग आवेदन करता थे, कहीं ना कहीं इन्हीं तमाम चीज़ों को, जो निगेटिव पॉइंट अब बता रहे हैं, उसी के इर्द गिर्द ये सारी चीज़ें मंडरा रही थी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को सरकार को ये गाइडलाइन देना पड़ा कि इस तरह के कानून होने चाहिए। जितनी बातें हुई हैं, हम लोगों ने अनुमान व्यक्त किया है। अभी सरकार ने पूरा कानून खुल के सामने नहीं आया है। सामने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या सरकार की कोई सूचना आती है, गाइडलाइंस आती है, तो हमें लगता है एक बेहतर कानून बनेगा और सबके पक्ष में रहेगा। तो निश्चित तौर पे ये जो तमाम चीज़ें हैं OTT को लेकर, जिस पे सरकार की निगरानी अब थोड़ी सी प्रबल होने जा रही है, वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जो जिस तरह की चीज़ें, जिन मुद्दों पर हमने चर्चा किया, जैसे वेब सीरीज़ वगैरह, और जो फुहड़ता दिखाई जा रही थी और किसी भी प्रकार का सेंसर नहीं था, कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत बेहतर कदम की अनुमान हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन अब इसमें एक और पहलू है, वो है
जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और जो कंटेंट जो अच्छे लोग हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो सोशल मीडिया पे न्यूज़ चैनल्स हैं, उनको डिस्टरबेंस ना हो जो। देखिए, सरकार का हमें उम्मीद है एक बेहतर कानून आएगा जिससे कोई प्रभावित नहीं होगा। लेकिन मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा, देश को तोड़ने की बात, देश को खंडित करने की बात, देश की संप्रभुता और अखंडता को अगर कोई देश को ऐसी बातों से सांप्रदायिकता फैलाएगा या ऐसे कंटेंट परोसेगा जिससे भारत को चोट पहुंचे, तो अगर सरकार कोई इस पे कदम लाएगी तो हम। अच्छा, ये जो लाइन थी देश को तोड़ने की बात, ये अक्सर राष्ट्रवाद को ये परिभाषित करता है और इसमें बड़ा विवाद है। इस लाइन में बहुत विवाद है। कई बार इस पे डिबेट हो जाता है कि अरे इसका मतलब कि आप मोदी वाले हैं, मोदी सपोर्टर है। ये हालांकि मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक शब्द जोड़ना चाहूँगा, देश को तोड़ने की बात। देश में तो सब आएंगे, पक्ष विपक्ष, पक्ष को हम ही चुनकर भेजते हैं, विपक्ष को हम ही चुनकर भेजते हैं, हम ही तो सब करते हैं। मैंने देश की बात की, भारत की बात, अखंड भारत की बात की है। और जो बिना सरकार ने क्यों कहा, न्यूज़ पोर्टल और जो न्यूज़ वाले हैं जो कंटेंट परोस रहे हैं, सरकार का नियंत्रण नहीं है, नहीं देख पा रही है सरकार उन चीज़ों को। तो अगर सरकार की उस पर निगरानी होगी और वो लोग ऐसे कंटेंट परोसेंगे, जैसे कि हमारे भाई साहब ने समसामयिक घटनाओं पर भी अपनी बात रखी, तो सरकार अगर कोई कदम उठाएगी तो मैं सरकार के विरोध में नहीं हूँ। एक अच्छा कानून आना चाहिए। और भाई, लोकतंत्र क्या है? सहमत और असहमत। आप किसी बात से सहमत हो सकते हैं, हम किसी बात से असहमत हो सकते हैं। तो सहमत असहमत की बात होगी। कोई पक्ष किसी कानून से सहमत है, कोई पक्ष अगर उसको आप लिख रहे हैं तो सही है, लेकिन तोड़ने की बात या कोई संप्रदाय को भड़काने की बात अगर आप करेंगे, सरकार इस पर कोई कानून बनाएगी, तो मैं तो इसके पक्ष में हूँ। बिल्कुल। और ये जो तमाम बातें थी ये क्लियर होंगी जब सरकार की जो गाइडलाइन है एक्चुअल में जब वो हम लोग के सामने आएंगे। फिर भी हम उसके बाद भी हम लोग चर्चा करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि तमाम गाइडलाइन देश के लिए कितना हितकारी है, उसके अच्छे पहलू क्या है, उसके बुरे पहलू क्या है। चर्चा लगातार जारी रहेगी। इनसाइड भारत टीवी की लगातार ये कोशिश है कि आपको गोरखपुर के साथ पूर्वांचल की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जोड़ के रखे। कैमरे के पीछे है सनोज, मैं विकास गोस्वामी, इनसाइड भारत टीवी।